Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mansi and today we are doing class 12 chapter 2 part 2. Okay, history. तो इस चैप्टर का नाम क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चला, मतलब कौन कौन से वो सोर्सेज थे जिससे हमें पता लगा कि अच्छा ये मॉडर्न एम्पायर की चीज़ें हैं, मॉडर्न एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जैसे कि हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला, कॉइन्स से पता चला, पुराणिक लिटरेचर से पता चला, संस्कृत टेक्स्ट से पता चला, और जो जैन धर्म के लोग थे, बुद्धिस्ट धर्म के लोग थे, उनके टेक्स्ट से हमें पता चला कि अच्छा मौर्य एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था। तो आगे हमें किसके बारे में पढ़ना है? अशोका द ग्रेट, जो मौर्यन एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे उनके बारे में। वो पहले रूलर थे जिन्होंने स्टोन सरफेसिस पे अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करवाए थे, यानी कि वो मैसेजेस जो वो दूसरे रूलर्स को या फिर अपने ही कर्टियर्स को, अपने ही एम्पायर के लोगों को देना चाहते थे कि ऐसा ऐसा करो। जो मैसेजेस थे, जैसे कि आजकल मंदिरों में क्या लिखा रहता है, मंदिरों में लिखा रहता है ना जय श्री राम, ये सब, यानी कि वो मंदिर जो है वो मैसेज, एक तरीके मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अशोका जो था वो हर जगह अपने मैसेजेस इंस्क्राइब कराना चाहते थे, तो उन्होंने हर जगह स्टोन्स पर अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करवा देते, यानी इंस्क्रिप्शंस जो थी वो लिखवा दी थी। उससे वो क्या शो करते थे? धम्मा यानी कि एक टाइप का उनके एम्पायर का धर्म जैसा था। उसमें क्या था कि उसमें इनको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों को एल्डर्स जो होते हैं उनको, उनके साथ आदर भाव करना है, जेनरसिटी दिखानी है ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स। ठीक है, अगर कोई भी स्लेव्स है, यानी कि कोई गुलाम है या कोई नौकर है आपका, ये नहीं कि उसको आप बदतमीजी से पेश आओगे, उसके साथ भी आपको काइंडली उसको ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही रिलीजन को वो दोगे कि आप इस धर्म के हो तो आपका ही धर्म सबसे ऊपर है, नहीं, आपको सभी धर्म को एक समान मानना था। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे जहाँ पे मेन काम होता था या फिर डिसीजंस लिए जाते थे मौर्यन एम्पायर के। पहला पाटलिपुत्र जो कि खुद कैपिटल था मौर्यन एम्पायर का। प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे तक्षशिला के, और उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णागिरी, ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं यहाँ पे कि मेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। ये सभी, इन 5 के नाम अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी हमें देखने को मिलते हैं कि दीज वर द 5 पॉलिटिकल सेंटर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था, यानी कि सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था तक्षशिला और उज्जैनी में। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड रूट्स होते थे ना, उनमें जो ट्रेड रूट्स के रास्ते में पड़ते थे, यानी कि जो भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी कुछ भिजवाना है इधर से उधर या कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है, तो मेन काम जो था वो तक्षशिला और उज्जैनी से होता था, इसलिए उनको ज़्यादा पावर दी गई थी। सुवर्णागिरी जो था, जो सेंटर था, वो गोल्ड माइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कर्नाटका में पड़ता था और वहाँ पे गोल्ड माइंस थी, तो वहाँ से टैप करने के लिए गोल्ड माइंस को, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद मेगास्थनीज के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मेगास्थनीज जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने एक बुक लिखी थी मौर्य एम्पायर के बारे में, कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाके क्या क्या देखा कि मौर्य एम्पायर जो है वो कैसे वर्क करता है। तो उसके जो अकाउंट, यानी कि उसकी जो बुक्स मिली थी, उसमें हमने देखा कि उसने लिखा हुआ है कि मौर्यन एम्पायर जो था ना, उन्होंने एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए एक कमेटी बनाई हुई थी, जैसे कमेटी सेटअप की हुई थी। उस कमेटी के अंदर 6 सब कमेटीज़ थी जो कि जिनके अलग अलग वर्क थे। पहला काम था जो नेवी को देखेगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट मैनेज करेगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है, कितने इसमें कॉस्ट लगी है, ये सब कुछ जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क होता था। थर्ड, फुट सोल्जर, यानी कि जिनको ना तो घोड़ा मिलेगा ना हाथी मिलेगा, जो सिंपल सिपाही होते थे जिनको बस लड़ाई करनी है, फुट सोल्जर्स वो हो गए। फोर्थ, घोड़ों के बारे में देखना। फिफ्थ, चैरियट्स यानी कि रथ जो होते थे। एंड सिक्स्थ, एलिफेंट्स के बारे में देखना। और एक और सेकंड सब कमेटी थी, वो क्या काम करती थी? वो ये करती थी कि सोल्जर्स को खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है या नहीं, ठीक है, और जो एनिमल्स थे यानी कि हॉर्सेस और एलिफेंट्स, उनको भी चारा टाइम टू टाइम मिल रहा है या नहीं, तभी तो वो सेना में जाके कहते हैं लड़ाई कर पाएंगे। ठीक है, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज एम्पायर, ये एम्पायर कितना ज़रूरी था? ये बहुत ज़रूरी था। 324 BC से 185 BC तक चला है, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, जो कि ज़्यादा बड़ा टाइम तो नहीं है हिस्ट्री में हम कहेंगे, लेकिन फिर भी इन 150 ईयर्स में जो मौर्यन एम्पायर ने कर दिखाया वो शायद ही किसी और एम्पायर ने करके दिखाया होगा। और मेन जो इनका लीडर थे, मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, वो थे इनके अशोका द ग्रेट, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार का बेटा था अशोका। ठीक है, और अशोका तो ग्रेट थे ही, लेकिन मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट
लीडर जिसे कहेंगे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्यन एम्पायर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया तो उस टाइम कहा जाता है कि मेजर लैंडमार्क बन चुका था, यानी कि अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था, काफ़ी ज़्यादा इनमें डेवलपमेंट हो चुकी थी। और अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है वो बहुत ही डिफरेंट थी बाकी सभी रूलर्स से। मौर्यन एम्पायर के सभी रूलर्स से अगर देखा जाए तो इसकी इंस्क्रिप्शन काफ़ी अलग थी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आप धम्मा के बारे में लिखा हुआ था कि क्या क्या रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सब देनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता था कि वो देखो कितना पावरफुल था, जो उसकी इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी उसने इंस्क्रिप्शन लिखी थी। और इंडस्ट्रियस यानी कि हार्ड वर्किंग भी था, टैलेंटेड भी था और पावरफुल तो था ही। तो इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी कि न्यू बिलीव्स ऑफ किंगशिप। अब नए नए राजा जो थे वो हमें दिखने लगे, जैसे कि चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ। पहले अभी नॉर्थ की बात हो रही थी या सेंट्रल की बात हो रही थी, अब साउथ के भी कुछ राजा जो है वो इमर्ज होने लगे, यानी कि दुनिया की नज़रों के सामने आने लगे। पता लगा कि अच्छा साउथ में भी कोई राजा है। जैसे न्यू किंगडम्स इमर्ज इन डेक्कन एंड साउथ इंक्लूडिंग छोलाज, चेराज एंड पांड्याज इन तमिलकम प्रूव्ड टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पीरियस। ये ना तो ज़्यादा ही वेल्दी थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे, इनका जो एम्पायर था बिल्कुल स्टेबल थे और मतलब प्रोस्पीरियस थे, अपने राज्य में खुश थे, ना ज़्यादा किसी से लड़ाई करते थे ना कुछ थे, मतलब ये लोग ठीक थे, चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चला? तमिल संगम टेक्स्ट पोएम, जो तमिल भाषा की जो पोएम्स लिखी गई थी या उनके जो टेक्स्ट थे उनमें से हमें पता चलता है कि अच्छा साउथ में भी कुछ किंग्स थे जो कि काफ़ी प्रोस्पीरियस थे। सतवाहानाज ये भी साउथ के ही थे, जैसे मौर्याज वैसे सतवाहानाज, चेराज, ठीक है ऐसे। दे ऑल्सो रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ये लोग भी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया, ये साउथ के नहीं है, ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में इन लोगों ने रूल किया था। फिर आते हैं शाकाज, ये मेनली इंडिया के नहीं थे, इनका ओरिजिन था सेंट्रल एशिया का। ठीक है, इन्होंने लेकिन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में अपना जो किंगडम था वो इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब कुछ राजा थे जो थे वो अपने आप को डिवाइन मानते थे, गॉडली, मतलब कि हम मानते थे कि हम लोग भगवान के बच्चे हैं, भगवान के भेजे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कुशानाज, वो उनका काफ़ी वास्ट किंगडम था, सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उन्होंने रूल किया था। उनके जो कोलोसल स्टैचूज यानी कि बहुत बड़े बड़े जो स्टैचूज थे वो हमें मथुरा में देखने को मिले। एक श्राइन थी मथुरा में, ठीक है, मथुरा कहाँ पे? यूपी में। वहाँ पे हमें श्राइन मतलब पूजा घर, वहाँ पे हमें इनके बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अच्छा कुशानाज भी रूल जो थे इन्होंने भी यहाँ पे रूल किया है। और कुछ इनके जो स्टैचूज थे वो हमें अफगानिस्तान में भी देखने को मिले। सम कुशाना रूलर्स अडॉप्टेड टाइटल देवपुत्र। कुछ कुशाना रूलर्स जो थे उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया कि जो भी नाम है उस नाम से पहले उन्होंने अपना टाइटल लगा दिया देवपुत्र, मतलब कि भगवान के बच्चे हैं हम। और ये कहाँ से सीख कर आए थे, कहाँ से इंस्पायर हुए? ये चाइनीज़ रूलर से, क्योंकि उस टाइम जो चाइनीज़ रूलर्स थे वो कहते थे हम हैं सन ऑफ हेवन, हम स्वर्ग से आए हैं, ठीक है, हम इतने महान हैं, वो ऐसे बोलते थे। अब एक समंताज एक टॉपिक आता है। समंताज कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो अपने आप को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू मेंटेन करके रखते थे, यानी कि ज़्यादा रिच नहीं थे, ना ही एक राजा के कोई लोग थे, बस ये नॉर्मल लोग थे, बस अपने आप को लोकल रिसोर्सेज से वो करते थे मेंटेन, जैसे कि इनके पास लैंड ओनर्स आप कह सकते हो, लैंड लॉर्ड्स, वो लोग थे ये छोटे लोग। ठीक है, जैसे कभी कोई लड़ाई करने जा रहा है आर्मी में तो ये क्या करते थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट दे देते थे। और अगर वहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है तो उनको घर प्रोवाइड कर दिया, खाने वगैरह की हेल्प कर दी। तो ऐसे करते करते अगर कोई ये ज़्यादा ही पावरफुल बन जाते थे तो कभी कभी किंग भी बन जाते थे। तो ये मेन है इनके बारे में। और गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें इनकी हिस्ट्री कहाँ से पता चलती, कहाँ से रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं हम? वही जैसे हमने मौर्यास का करा था, लिटरेचर के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? प्रशस्तीज क्या होती है? जो कि राजा के तारीफ में पोएम्स लिखी जाती है। जैसे कि आपने पोएम सुनी होगी रानी लक्ष्मीबाई वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, तो वो भी उस पोएम में रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ की गई है, तो वैसे उसको उस पोएम को प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, प्रशस्ति जो थी वो गुप्ता रूलर्स के दौरान स्टार्ट हुई थी। एक मेन फेमस थी प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में जो पिलर्स थे उनमें ये इंस्क्राइब की गई थी, इसलिए इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति रखा गया। और संस्कृत में ये लिखी गई थी किसके द्वारा? हरिसेना के द्वारा। हरिसेना कौन था? समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट, यानी कि समुद्रगुप्ता का पोएट था ये। और समुद्रगुप्ता कौन था? गुप्ता रूलर्स में आता था। ठीक है, उसके बाद बस पार्ट 2 में आज हम इतना ही करते हैं।
इसके बाद जो भी पार्ट 3 में जो टॉपिक्स बच गए हैं वो पार्ट 3 में करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।